चैप्टर 21 गाइड ये तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो। तीनों बुजुर्ग उदास दिखे। सभी जातियों के लोग चले गए हैं, लेकिन तीनों बुजुर्ग और जियाओ यी अभी भी वहीं खड़े हैं। तीनों बुजुर्गों ने कहा। पांचों बुजुर्गों ने यह साफ कर दिया है कि वे इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं कि कबीले के सभी लोग आज यहाँ इस प्रस्ताव की घोषणा करने का मौका लें, ताकि तुमसे निपट सकें और यंग पैट्रियार्क के तौर पर तुम्हारी जगह खत्म कर सकें। जब तक तुम आज नहीं मानते, इसे खींचते रहो और लोगों के जाने का इंतजार करो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। तीनों बुजुर्गों ने जियाओ यी पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होने का इल्जाम लगाया। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये बाप बेटे बहुत चालाक हैं। अगर तुम इसे एक बार खींचोगे तो दूसरा मौका मिलेगा। बेहतर है कि इनके सारे बुरे ख्याल एक ही बार काट दिए जाएं। 3 दिन बाद के चैलेंज की बात करें तो साफ साफ कहूं तो सिर्फ मैं ही जियाओ रूहान से लड़ रहा हूं। मुझे जियाओ रूहान से निपटने का पूरा भरोसा है। पक्का। तीसरे एल्डर ने मुंह बनाया और फिर डांटा, ये हालांकि तुम आजकल इतने होशियार हो, लेकिन तुम्हारे अंदर घमंड और घमंड जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जियाओ रूहान बहुत समय से मॉर्टल रेन के 7वें लेयर में है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो उसने जियोन गुफा में 10 दिन तक साधना की होगी और अब वह मॉर्टल रेन का 9वां लेवल होगा। तुम्हारी बात 10 दिन पहले मॉर्टल रेन का सिर्फ 5वां लेवल था और अब यह 7वें या 8वें लेवल के आसपास है। वह उसका विरोधी कैसे हो सकता है? तीसरे एल्डर, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, जियाओ यी ने कॉन्फिडेंस से कहा। तुम मुझे कैसे रिलैक्स होने देते हो? अरे, तीसरे एल्डर ने आह भरी। अंकल जियाओ झोंग, जियाओ यी ने अचानक आवाज लगाई। तीसरा बुजुर्ग हैरान रह गया। उसे लगा जब से पैट्रियार्क गायब हुआ है। और जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, ये ने कई सालों तक तुम्हें निराश किया है और अब से मैं तुम्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगा। वो अंकल जियाओ झोंग, जियाओ यी बहुत गंभीरता से चिल्लाया। शायद दिल से वो और जियाओ झोंग 1 महीने से भी कम समय से संपर्क में थे, लेकिन इस महीने के अंदर इस अंकल जियाओ झोंग ने उसके लिए जो कुछ भी किया है और वो गहरी चिंता उसके अंकल होने के नाते सम्मान के लायक है। ऊपर से देखने पर जियाओ झोंग ने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जियाओ यी उसके दिल में एक आईने की तरह था। इन दिनों उसने चुपके से अपने लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सबसे साफ बात यह है कि जियाओ रूहान और उसके बेटे ने कातिल से जियाओ परिवार में घुसकर खुद को मारने के लिए कहने की हिम्मत की, तो यह सोचा जा सकता है कि उनके पास जरूर कई और बुरी साजिशें होंगी। बस यह है कि इन जहरीली चालों को जियाओ झोंग ने चुपके से पूरी तरह से सुलझा लिया होगा। जियाओ यी की बातें सुनकर तीसरे एल्डर ने अचानक अपना शरीर हिलाया। उसे थोड़ा अजीब लगा। अरे ठीक है, जब तुमने तय कर लिया है तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। तीसरे एल्डर ने आह भरी। तो ये पहले निकल जाएगा। जियाओ यी मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। तीसरे एल्डर जियाओ झोंग ने जियाओ यी की जाती हुई पीठ को देखा और गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, ये मैं उन लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद वह मुड़ा और चला गया, लेकिन घर जाने के बजाय वह दवा रिफाइनिंग हॉल में चला गया और वह बड़े एल्डर को ढूंढ रहा था। उसने तय किया कि किसी भी कीमत पर जियाओ यी से निपटने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। जब जियाओ यी घर लौटा तो यी का स्वागत खाने से भरी टेबल पर हुआ। इन दिनों जब मैं दूर था तो क्या तुम्हें मेरी याद आई? जियाओ यी ने मजाक में कहा। हाँ बिल्कुल, यी यंग मास्टर को बहुत याद करती है, यी ने खुशी से कहा, शुई लिंगलिंग की बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए। हाँ, जियाओ यी मुस्कुराई, यह देखकर कि यी पहले जैसी कंट्रोल में नहीं है, खुद से इतनी डरी हुई है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पता नहीं कब जियाओ यी को पता चला कि वह, जिसे हमेशा अकेले रहने की आदत थी, धीरे धीरे किसी के साथ खाने के एहसास से प्यार करने लगा है। बेशक यह इंसान सिर्फ यी तक ही सीमित है। हालांकि यह कोई खास डिश नहीं है, लेकिन हर बार जब मैं यी के साथ खाता हूं तो मेरा दिल बहुत शांत और सुरक्षित महसूस करता है। खाने के बाद यी ने बर्तन साफ किए और जियाओ यी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। जियाओ यी के लिए 3 दिन बाद लड़ाई से निपटने के लिए कल्टीवेट करना एक दिलचस्प चीज है। उसके हाथों से कियानकुन बैग निकालो। उसमें जियाओ रूहान की ट्रेनिंग की जगह के बदले 5 बड़ों द्वारा दी गई चांदी की 2 और गोली है। 5वें बड़ों ने साजिश रची और जानबूझकर और जियोन गुफा में जियाओ रूहान की कल्टीवेटिंग को ऊंचा उठाना चाहते हैं। लेकिन जियाओ यी की रुकावट ने जियाओ रूहान को क्यूई पिल को गाढ़ा करने से रोक दिया। इसे गिनते हुए जियाओ रूहान ने अपनी कल्टीवेटिंग का बेस सिर्फ 1 लेवल बढ़ाया और 5वें बड़ों ने अपनी पत्नी के साथ आकर तोड़ दिया। इन चांदी की टेल्स से जियाओ यी और सामान खरीद सकता था और पिल को रिफाइन करने के लिए वापस आ सकता था और हाउटियन पिल को अब निगला भी जा सकता था। जहां तक उन जियांटियन गोलियों की बात है, वे कुछ समय के लिए नहीं ली जाएंगी। आखिरकार यह एक गोली है जो एथ द्वारा ली जाती है। इन्हें ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट और रिफाइनिंग मटेरियल सभी मेडिसिनल मटेरियल हैं जिनमें बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिसिनल पावर होती है और इसी तरह उन इंप्योरिटीज से निपटना भी मुश्किल होता है। कम से कम मॉर्टल रेन मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के लिए इन इंप्योरिटीज से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। उस समय इंप्योरिटीज से डेंटियन को ब्लॉक न करें और आप स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, यह और भी ज्यादा परेशानी वाला होगा। इसलिए जियांटियन पिल तब तक इंतजार करेगी जब तक वह एक्वायर्ड रेल में घुस नहीं जाता, फिर उसे ले लेगा। इसके अलावा जब पैसे की बात आती है तो जियाओ जी और जियाओ शिके पर अभी भी उसका पैसा बकाया है। हालांकि जब से उसने आधे महीने से ज्यादा समय पहले दोनों आदमियों को धमकी दी है, दोनों लोग पूरी तरह से छिप गए हैं। वे चूहे से भी ज्यादा बिल्ली को देखने से डरते हैं और जियाओ यी भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा है। बाद में फैमिली कंपटीशन अभी खत्म हुआ था, यानी 10 दिन पहले जिन बच्चों ने कभी जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने के लिए एंट्री नहीं की थी, उन सभी को प्रैक्टिस के लिए भेज दिया गया था। जियाओ फैमिली जियोन सिटी के 3 बड़े फैमिली में से एक है। इसमें कई इंडस्ट्री और फैमिली इनकम के कई सोर्स हैं। फैमिली के बच्चों को पहले ही इन जगहों पर भेज दिया गया है और उन्हें फैमिली में वापस आने में कम से कम 1 या 1.5 साल लगेगा। इस समय जियोई ने यी की तरफ देखा, जिसने अभी अपने बर्तन पैक किए थे, और मुस्कुराया, यी, क्या मैं तुम्हें प्रैक्टिस करना सिखा सकती हूँ? ओह, यी ने बर्तन पैक किए और हमेशा की तरह सिर हिलाया। जब तक यह कुछ ऐसा था जो जियोन यी ने कहा था, चाहे वह सही हो या गलत, वह आतन अपना सिर हिला ही देती थी। अगले ही सेकंड उसने रिएक्ट किया और हैरानी से कहा, मास्टर आपने क्या कहा? उस नेचुरल डल लुक ने जियोई को कुछ देर के लिए खुश कर दिया। मैं तुम्हें प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, जियाओ यी ने दोहराया। कल्टीवेशन, यी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, यी नहीं करना चाहता। मैंने सुना है कि मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन बहुत मुश्किल काम है और यंग मास्टर की देखभाल करने में बहुत समय लगता है। बात का ध्यान रखना, मेरे हाथ पैर नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। जियाओ यी ने सीरियस होने का नाटक किया और बात सुलझा ली। जियाओ यी के कहने पर यी बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और झिझका, मास्टर यी बेवकूफ है। मैं चुप रहो और बस करो, जियाओ यी ने डांटा। वह जानता था कि यी बेवकूफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था और अपना सारा समय उसकी देखभाल करने में लगाना चाहता था।
सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट को स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को शरीर में एब्जॉर्ब करना चाहिए और फिर उसे डेंटियन में ट्रांसफर करना चाहिए। जियाओ यी ने सब्र से गाइड किया। यी ने अभी अपनी मार्शल सोल को जगाया नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रैक्टिस नहीं कर सकती, बस स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को सोखने की स्पीड बहुत धीमी होगी। वो उनका जागना मुख्य रूप से टैलेंट पर निर्भर करता है। जियाओ यी को भी समझ नहीं आया। उसके ऑब्जर्वेशन के अनुसार यी को बिंगक्स्यू स्मार्ट माना जाता था, उसमें कभी कोई टैलेंट नहीं हो सकता था, लेकिन वह कभी जागी नहीं थी और उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। डेंटियन कहा है यी ने न समझने का नाटक किया, लेकिन वह कल्टीवेशन नॉलेज सीखना नहीं चाहती थी। जियाओ यी ने आंखें घुमाई और उसकी सांस फूल गई। पेट में 1 इंच नाभि के किनारे तक। मुझे समझ नहीं आया, यी ने अपना सिर हिलाया। मुझसे नाटक मत करो। जियाओ यी को गुस्सा आया और उसने अपना हाथ सीधे यी के प्यूबिक एरिया पर रखा और कहा, लो मुझे साफ याद है। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और यह एक बड़े सप्ताह तक अंगों और सैकड़ों कंकालों में घूमती रहेगी और अंत में डेंटियन तक पहुंचेगी। घूमने की प्रक्रिया के दौरान आभा अपने आप खत्म हो जाएगी और शरीर को शांत और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बाकी आभा जो अंत में डेंटियन तक पहुंचती है उसे डेंटियन द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और साधना को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बात करते हुए जियाओ यी ने अपनी उंगलियों को यी के शरीर के चारों ओर घुमाया, आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुमानित गति की नकल करते हुए। यी हैरान रह गई। क्या जियाओ यी को ध्यान न देने के लिए डांटने ही वाला था, तभी उसने देखा कि यी के गाल लाल हो गए थे और उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। जियाओ यी मार्गदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी उंगलियां अभी अभी यी के शरीर पर लगभग तैर गई थीं। यी सिर्फ 15 साल की लड़की है, जाहिर है उसे शर्मिंदगी होगी। मैं जियाओ यी ने रिएक्ट किया और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए अपनी नाक को छुआ। ठीक है यंग मास्टर, यी ने पहले कहा, मुझे पता है कि यंग मास्टर सिर्फ यी की भलाई के लिए है। वह यी को प्रैक्टिस करना सिखा रहा है। मास्टर जारी रखें। यी खुद एक ब्यूटी एम्ब्रियो है। उसका शरीर बेहतर होने के बाद वह और भी खूबसूरत हो जाती है। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी और मासूम चेहरे के साथ वह एक परी जैसी है, जिससे लोग उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वह फिर से उसके साथ अभद्र था और उसने भी सहानुभूति से कहा, कोई बात नहीं, प्लीज जारी रखें। यह मर्दों के लिए एक ऐसा लालच है जिसे रोका नहीं जा सकता। अपनी पीढ़ी के जिंगेकुआन मास्टर्स की ताकत और किलर किंग की ठंडक के बावजूद यह दिल का एक झोंका था। इस समय आत्मा और आत्मा गु जियाओ यी निगलने से खुद को रोक नहीं सका। खासकर अब जब वह इतना करीब है, यी के शरीर पर हल्की वर्जिन बॉडी की खुशबू सूंघ रहा है तो उसका दिल कर रहा है। नहीं, जियाओ यी ने अचानक अपना दिल हिलाया और अंदर ही अंदर चिल्लाया, जियाओ यी तुम जानवर, यी अभी भी एक नाबालिग लड़की है, तुम कुछ गड़बड़ सोच रहे हो। हम मन ही मन खुद को कोसने के बाद जियाओ यी तुरंत बिस्तर से कूद गया और यी से दूर हो गया। मास्टर क्या बात है, यी चौंक गया। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने जानबूझकर अपना चेहरा उदास किया, अपनी शर्म छिपाते हुए, और चिल्लाया, प्रैक्टिस करते रहो, मुझे परेशान मत करो। उसके बाद जियाओ यी तुरंत मुड़ा और प्रैक्टिस करने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। चैप्टर 22 टाइगर स्नेक फाइट। आज यह टेस्ट करने का एक जरूरी दिन है कि जियाओ यी यंग पैट्रियार्क बनने के काबिल है या नहीं। सभी क्लैन के लोग पहले से ही क्लैन कंपटीशन के मैदान का इंतजार कर रहे थे। पहले जियाओ परिवार का पैट्रियार्क 9 बड़ों की मदद और पूरे कबीले के सपोर्ट से जियोन सिटी में सबसे ऊपर था और एक तरफ हावी रहने वाला योद्धा था। मास्टर की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। भविष्य के वारिस के तौर पर यंग पैट्रियार्क की अहमियत साफ है। बड़ों की टेबल पर जियाओ यी की शक्ल पहली बार दिखाई दी, जो 3 बड़ों के नीचे बैठा था। जियाओ यी प्लीज मार्शल आर्ट्स स्टेज पर जाओ, एक पढ़े लिखे डीकन ने अचानक जोर से कहा। यह आखिरी रेफरी है। एक मूव के साथ जियाओ यी कंपटीशन स्टेज पर कूद गया। जियाओ यी स्टेज पर है, सबकी आंखें चमक उठीं, आंखों में उम्मीद और उम्मीद थी। वे सब देखना चाहते थे कि पैट्रियार्क का इकलौता बेटा यंग पैट्रियार्क की पोस्ट के लिए काबिल है या नहीं। वे यह भी देखना चाहते थे कि क्या जियाओ यी फिर से चमक सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आधे महीने पहले हारे हुए परिवार के दूसरे शानदार बच्चे चमके थे। जियाओ यी के पावर में आने के बाद उसने बड़ों की टेबल पर बैठे बड़ों पर नजर डाली। उसे हैरानी इस बात की हुई कि आज सभी 9 बड़े बुजुर्ग आए थे, जिसमें दूसरे बुजुर्ग और वह बड़ा बुजुर्ग भी शामिल था जो बहुत कम दिखाई देता था। जियाओ यी, क्या तुम अपने बच्चों से कोई भी चैलेंज लेने को तैयार हो? रेफरी की आवाज ने जियाओ यी की नजर वापस कंपटीशन स्टेज पर खींच ली। जियाओ यी ने हल्के से सिर हिलाया, उसका एक्सप्रेशन शांत और मिलनसार था, उसमें घमंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस का माहौल था, खासकर बहुत ज्यादा। ठीक है, रेफरी ने फिर जोर से पूछा, कौन सा बच्चा चैलेंज करने के लिए स्टेज पर आएगा? आज परिवार में सिर्फ छोटे बच्चे हैं, साथ ही वे बच्चे भी हैं जो 10 दिन से ज्यादा समय पहले जियोन गुफा में प्रैक्टिस करने आए थे। बाकी बच्चों को बहुत पहले ही प्रैक्टिस के लिए बाहर भेज दिया गया है। उन छोटे बच्चों को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वे बस मजा देखते हैं। इसलिए रेफरी की नजर सिर्फ साधारण दायरे की छठी परत पर पड़ी। हफ्ते के दिनों में घमंडी बच्चे सब दूसरी तरफ देखने लगे और किसी ने जवाब नहीं दिया। आधे महीने पहले परिवार के कंपटीशन से जब जियाओ जिमू जियाओ यी के हाथों आसानी से हार गया था, तो वे जानते थे कि वे कभी भी जियाओ यी के विरोधी नहीं हो सकते। मैं आ रहा हूं। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आवाज बुजुर्ग की सीट से आई और वह 5वें बुजुर्ग के नीचे जियाओ रूहान था। जियाओ रूहान भी कंपटीशन स्टेज पर कूद गया। असल में कबीले में हर कोई जानता था कि आज यह असल में जियाओ यी और जियाओ रूहान के बीच लड़ाई थी। बेशक वे जियाओ रूहान को लेकर ज्यादा उम्मीद रखते हैं। आखिर जियाओ रूहान बचपन से ही जियाओ परिवार का सबसे शानदार जीनियस रहा है और वह हुआंग रैंक मार्शल सोल का मालिक भी है और भविष्य में उसकी सबसे कम कामयाबी इनेट दायरे में मार्शल आर्टिस्ट बनना है। वह जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी का पहला व्यक्ति है। अब जब कोई चैलेंज करने के लिए स्टेज पर आया तो इसका मतलब था कि कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला था और रेफरी ने कहा, यह अभी भी वही वाक्य है, बस बेहतर और कमतर लोगों में फर्क करो और लोगों की जान को नुकसान मत पहुंचाओ। जियाओ यी और जियाओ रूहान ने एक साथ सिर हिलाया। कंपटीशन शुरू करो, रेफरी ने कहा और एक तरफ हट गया। विशाल कंपटीशन प्लेटफॉर्म जियाओ यी और जियाओ रूहान के बीच जंग का मैदान बन गया है। जियाओ यी, तुम्हें पहले करना चाहिए, नहीं तो एक बार मैं कर दूंगा तो तुम 1 सेकंड भी नहीं रुक पाओगे, जियाओ रूहान ने दिखावा करते हुए कहा। दूसरे कबीलों के लोगों की नजर में जियाओ रूहान खेती में जीनियस है और उससे भी ज्यादा एक नेक, शरीफ, दिलदार और समझदार बच्चा है। जियाओ यी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया है तो तुम्हें पहले एक्शन लेना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें एक्शन लेने का मौका ही न दूं। लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी और हवा में बारूद का गुबार था। दोनों घमंडी शब्दों ने एक दूसरे के लिए अपनी नफरत जाहिर की।
आखिर में जियाओ रूहान जियाओ यी से निपटने के लिए बेताब था और उसने लीड ले ली। जियाओ यी, क्योंकि तुम घमंडी और घमंडी हो तो मेरे सबॉर्डिनेट्स पर बेरहम होने का इल्जाम मत लगाओ। तुमसे निपटने के लिए मुझे मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। जियाओ रूहान चिल्लाया और तुरंत जियाओ यी पर हमला कर दिया। जियाओ रूहान तेजी से जियाओ यी के पास गया और उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ, तुम ही घमंडी हो, जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा और उसे वैसे ही थप्पड़ मारा। सभी बुजुर्गों की आंखें गंभीर थीं और वे लड़ाई को करीब से देख रहे थे। लेकिन दूसरे जातीय ग्रुप के लोग पहले से ही उबल रहे थे। जियाओ रूहान ने बढ़त बना ली। मैंने सुना है कि जब वह जियुन गुफा से बाहर आया तो वह पहले से ही नौवे मौत के लोक में था। ताकत के मामले में वह आम बड़े कबीले से ज्यादा ताकतवर था। जियाओ यी क्या कर रहा है? अगर वह चकमा नहीं देता तो क्या वह यह हाथ लेगा? जियाओ यी को इस हथेली से कंपटीशन स्टेज पर चोट लगेगी, है ना? कबीले के लोगों ने हैरानी और तसल्ली से जियाओ रूहान को देखा और जियाओ यी को शक और चिंता से देखा। बूम! जब जियाओ यी और जियाओ रूहान की हथेलियां टकराई एक दूसरे से सटे होने के कारण माहौल अचानक रुक गया, सिवाय कंपटीशन स्टेज पर एक जोरदार शोर के। जियाओ यी ने जियाओ रूहान की हथेली सामने से पकड़ी और बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन जियाओ रूहान कुछ कदम पीछे हट गया। यह कैसे हो सकता है? जियाओ रूहान की आंखें हैरानी से भरी थीं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर में तेजी से हलचल हुई। जियाओ रूहान, यह मत सोचो कि सिर्फ तुम ही आम दुनिया की नौवीं लेयर हो। जियाओ यी चिल्लाया, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली और एक मुक्के से जियाओ रूहान को 10 कदम पीछे धकेल दिया। आम दुनिया की 9 लेयर बुजुर्ग सीट पर तीसरा बुजुर्ग हैरान रह गया। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें हैरानी से भरी थीं, जो असल में दूसरा बुजुर्ग था। यह बच्चा, मुझे साफ साफ याद है कि जियुन गुफा में आने से पहले वह मॉर्टल दायरे के सिर्फ 5वें लेवल पर था और अब वह मॉर्टल दायरे के 9वें लेवल पर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने सिर्फ 10 दिनों में चौथा लेवल पार कर लिया है? दूसरे बुजुर्ग ने जियाओ यी को देखा। उसकी आंखें अचानक बदल गईं और उसकी आंखें आग से भरी थीं। आसपास के कबीले के लोगों ने भी इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा और जियाओ यी को देखने वाली नजरें अब हैरान नहीं बल्कि हैरान से ज्यादा हैरान लग रही थीं। अगर मुझे ठीक से याद है तो जियाओ यी फैमिली कंपटीशन के दौरान मॉर्टल दायरे के सिर्फ 5 लेवल पर था, है ना? हाँ, यह सही है। सिर्फ 10 दिनों में मैंने लगातार 4 बार छलांग लगाई। हे भगवान, जियाओ यी इतना महान कब बन गया? इस तरह से गिने तो क्या उसका टैलेंट जियाओ रूहान से ज्यादा मजबूत नहीं है? 4 लेवल पार करने में 10 दिन, जियाओ फैमिली में किसी ने भी यह कभी हासिल नहीं किया है ना? कबीलों के चेहरों पर हैरानी के भाव शब्दों से परे थे और कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा। लोगों की तारीफ और हैरानी सुनकर 5वें एल्डर और जियाओ रूहान के चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। छोटा सा कचरा सच में मौत के दायरे के 9वें लेवल तक पहुंच गया। 5वें एल्डर ने धीरे से कहा, धत्तेरे की, मुझे उसे किसी भी कीमत पर मिटा देना चाहिए था, इससे पहले कि मुझे पता चलता। मार्शल आर्ट्स स्टेज पर जियाओ रूहान ने भी अपना जानलेवा इरादा दिखाया। 9वें मौत के दायरे का क्या? मेरी हुआंग की मार्शल स्पिरिट तुम्हें कुचलने के लिए काफी है। यह सोचने के बाद जियाओ रूहान ने फिर से हमला किया और कहीं से एक आग के बादल वाला अजगर दिखाई दिया जिसके हाथ में एक जबरदस्त आग थी जो बहुत तेज थी। ओयुन अजगर, जाओ! जियाओ रूहान चिल्लाया। आग से ढका हुआ बड़ा बोआ कंस्ट्रक्टर बाहर निकला और आग की भयानक जीभ जियाओ यी को निगलने के लिए तैयार थी। हुआंग टियर मार्शल स्पिरिट, यह सच में बहुत बढ़िया है। जियाओ यी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। जियाओ रूहान, जिसने अपनी मार्शल सोल की पावर का इस्तेमाल किया, वह अभी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। बेशक जियाओ यी को अभी भी कॉन्फिडेंस था। हाँ, क्या तुम चावल के मोती से चमकने की हिम्मत करते हो? जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा, अपने हाथों को पंजों में बदल लिया। दहाड़ एक टाइगर की दहाड़ थी जिसने आसमान हिला दिया। जियाओ यी का फिगर बदल गया, उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल उठा जैसे कोई खतरनाक फ्लेम टाइगर हो। दिखाई दिया, जियाओ यी की अजीब हरकतें फिर से दिखाई दी। लोग चिल्लाए। उनकी नजरों में मैदान पर लड़ाई टाइगर और फायर स्नेक के बीच एक मुकाबला बन गई है जो ज्यादा इंटेंस और ज्यादा खतरनाक है। चाहे फायर स्नेक टाइगर का गला घोंट रहा हो या टाइगर फायर स्नेक को तोड़कर उस पर पैर रख रहा हो, कोई भी जल्दी से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। चैप्टर 23 जियाओ रूकांग। फायर क्लाउड पाइथन एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर है जिसका शरीर बहुत बड़ा है। फायर वुल्फ और वाइल्ड फायर बुल जैसे मॉन्स्टर जानवर उन्हें एक ही बार में आसानी से निगल सकते हैं। एक मार्शल सोल के तौर पर इसे पीले रंग में भी रैंक किया गया है जो बहुत ताकतवर है। मुड़े हुए सांप का शरीर कंपटीशन प्लेटफॉर्म के लगभग 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। सांप की पूंछ आग की ताकत से फट गई जिससे जमीन बड़े बड़े गड्ढों में बदल गई। इतना ताकतवर, लड़ाई देखने वाले क्लैन के लोग हैरान रह गए। सांप की पूंछ का एक थप्पड़ भी हमला नहीं करता और इसकी ताकत मॉर्टल रेन एटफोर्ड वॉरियर के पूरे वार से कम नहीं है। भले ही जियाओ यी के मूव्स अजीब हैं और उसकी मुट्ठियां खूंखार बाघों जैसी हैं, वे हो युन मांग से बहुत दूर हैं। हो युन मांग अपना मुंह खोलता है और जियाओ यी को एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट सकता है। लड़ाई अभी शुरू हुई है लेकिन लोगों ने पहले ही तय कर लिया है कि जियाओ यी हारेगा। उनकी नजरों में वह खूंखार और ताकतवर फ्लेम टाइगर, मुझे डर है कि वह होयुन अजगर के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। दहाड़ एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। फ्लेम टाइगर ने होयुन अजगर पर झपट्टा मारने के लिए लीड ली। शरीर के 2 अलग अलग हिस्से, आप इसे कैसे भी देखें, फ्लेम टाइगर अपनी मौत ढूंढ रहा है। हाँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। जियाओ रू ने ठंडी हंसी हंसी और होयुन अजगर को अपना मुंह खोलने के लिए कंट्रोल किया। जियाओ यी ने उस भयानक खून के कटोरे को देखा लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिला, फिर भी सीधे भागा। मौत ढूंढ रहा हूं। जियाओ रूहान की आंखों में जान से मारने का पक्का इरादा था और उसे लगा कि वह अगले ही सेकंड में जियाओ यी को उसके पेट में मार डालेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जब फायर क्लाउड पाइथन फ्लेम टाइगर को निगलने ही वाला था तो फ्लेम टाइगर की स्पीड अचानक बढ़ गई। वह आसानी से सांप के मुंह से बच गया और फिर टाइगर पलटा और फायर क्लाउड पाइथन की बड़ी गर्दन पर काट लिया। जलते हुए टाइगर के नुकीले दांत सीधे सांप के शरीर में घुस गए और फिर टाइगर सांप के शरीर के साथ नीचे खिसक गया। टाइगर के दांत असल में जियाओ यी के हाथ हैं। एक फुफकारने जैसी आवाज आई जैसे किसी नुकीले ब्लेड ने पतले कागज को चीर दिया हो। ओयुन पाइथन का बड़ा शरीर ऊपर से नीचे तक कट गया। एक धमाके के साथ रुक्यूई से बना फायर क्लाउड पाइथन एक पल में गायब हो गया। यह कैसे हो सकता है? जियाओ रूहान की आंखें चौड़ी हो गईं। फायर क्लाउड पाइथन एक हुआंग रैंक की मार्शल आत्मा है जो मेरे मॉर्टल रेल में सच्ची एनर्जी की 9 परतों से बनी है। यह इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकती है? नीचे से लड़ाई देख रहे कबीलों ने भी सांस ली। कमाल है, जियाओ यी ने होयुन पाइथन मार्शल स्पिरिट को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही बार किया। मार्शल आर्ट्स स्टेज पर जियाओ रूहान के अविश्वसनीय प्रदर्शन का सामना करते हुए जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जियाओ रूहान, अब तुम्हारे और मेरे लिए अपना हिसाब बराबर करने का समय आ गया है।
जैसे ही ये शब्द निकले जियाओ यी की आंखें बदल गईं, ठंडी और जानलेवा हो गईं। फुस, जियाओ यी गुस्से में चीते की तरह गायब हो गया। जियाओ रूहान की पुतलियां सिकुड़ गई, वह जियाओ यी की स्पीड के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। धमाका, जब उसने रिएक्ट किया तो उसकी पीठ में दर्द हुआ और जियाओ यी ने उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। जियाओ यी ने मौके का फायदा उठाया और जियाओ रूहान को जमीन पर दबा दिया। उसने फिर से मुक्का मारा और जियाओ रूहान के चेहरे की ओर जोर से मारा। जियाओ रूहान बुरी तरह पिट गया था और उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसका सिर चकरा गया था। यह पंच जियाओ यी के लिए बना है जो मर चुका है, जियाओ यी ने मन ही मन कहा। एक और पंच के साथ इस बार उसने जियाओ रूहान के पेट में जोर से मारा। पफ, जियाओ रूहान ने तुरंत खून उगल दिया। यह पंच तुमने किलर यांगफू से मुझे मारने के लिए कहा, जिससे यी घायल हो गया। जियाओ यी का दिल जोर से धड़क रहा था और इस पंच ने उसकी 10% ताकत लगा दी। एक और पंच जियाओ रूहान की छाती की ओर मारा। यह पंच तुम्हारे बार बार के हिसाब का बदला है। यह पंच तुम्हारे पिता को लगना चाहिए था, लेकिन अब यह तुम्हारे सिर पर भी लगा है। यह पंच सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम परेशान हो। मेरे पास इस पंच का कोई कारण नहीं है, लेकिन मुझे इसमें मजा आ रहा है और मैं रुकना नहीं चाहता। यह पंच। जियाओ यी ने जियाओ रूहान को दबाया और उसे तूफान की तरह मारा। जियाओ रूहान असल में बहुत ताकतवर था, लेकिन जियाओ यी के हाथों में उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिला। जियाओ यी, जो मॉर्टल दायरे के 9वें लेवल जैसा ही है, जिंगई के 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जो उसी लेवल के सभी वॉरियर्स को कुचलने के लिए काफी है और ऊंचे लेवल की लड़ाइयां भी आसान हैं। भले ही जियाओ रूहान के पास हुआंग रैंक की मार्शल सोल हो, फिर भी वह जिंगी बुरु के साथ गैप को कम नहीं कर सकता। जिन लोगों ने जियाओ यी का सीधे सामना नहीं किया है, वे कभी नहीं जान पाएंगे कि जिंगी बुजू कितनी ताकतवर है। और अब जियाओ यी ने जिंगई बुजू को मार्शल स्पिरिट पावर के साथ मिलाकर जियाओ रूहान को तुरंत हरा दिया, ताकि जियाओ रूहान को वापस लड़ने का कोई मौका न मिले। पफ पफ। हर बार जब जियाओ यी एक मुक्का मारता, जियाओ रूहान खून थूकता। जियाओ रूहान को पीटा गया था, दर्द से चिल्लाने और लगातार खून की उल्टी करने के अलावा सिर्फ कमजोर सांसें रह गई थीं। एक बार पहले व्यक्ति जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी में इस समय उसकी शक्ल को सिर्फ बेचारा ही कहा जा सकता है। लेकिन जियाओ यी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। जियाओ रूहान एक विलेन है जो उसे जल्दी मार डालता है। वही जियाओ परिवार के सदस्य, लेकिन मुरोंग परिवार की औरतों के साथ मिलीभगत करके चुपके से साजिश रची, अकेले में गलत काम किया और उसी परिवार के एक सदस्य को मौत के घाट उतार दिया। यह कितना बुरा है। उसके बाद उसने बार बार फंसाया और हिसाब लगाया, उसी परिवार की भावनाओं की परवाह किए बिना, और सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह कितना बेशर्म और घटिया था। बुरा, बेशर्म और घटिया होना ठीक है, लेकिन जब वह जियाओ यी को उकसाता है तो वह सिर्फ कड़वा फल ही निकल सकता है। जियाओ यी अच्छी तरह जानता था कि जियाओ रूहान अंधेरे में छिपा एक जहरीला सांप है जो कभी भी लोगों को मार सकता है। छोटे बेकार, मुझे रोको। इस समय बड़ों की टेबल पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने बेटे को इतना दुखी देखकर पांचवें बुजुर्ग ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। पांचवें बुजुर्ग, मुझे शांति से बैठने दो। तीसरे बुजुर्ग ने उछलकर पांचवें बुजुर्ग को रोक दिया जो एक्शन लेने ही वाले थे। बगल में खड़े दूसरे बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, बैठ जाओ, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है और नहीं हमारे दखल देने का समय है। मेरे देखते रहने से कोई हादसा नहीं होगा। वाकई दूसरे बुजुर्ग की आवाज अभी अभी गिरी ही थी और मार्शल आर्ट्स स्टेज पर जियाओ रूहान ने अचानक अपने हाथ हिलाए, जिससे फायर क्लाउड पाइथन मार्शल आर्ट्स स्पिरिट जमा हो गई। मर्त्य लोक के नौलेयर वाले योद्धा का शरीर एक बहुत बड़े ऑरा से तप गया है और बहुत ताकतवर है, तो जाहिर है कि यह इतना बर्दाश्त से बाहर नहीं होगा। हालांकि जियाओ रूहान में अभी लड़ने की ताकत नहीं थी और अब उसे गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन यह जानलेवा नहीं है। बस बात यह है कि वह चालाक जियाओ यी का मुकाबला करने के मौके का इंतजार कर रहा था। बड़ों की टेबल पर पांचवा बड़ा अचानक चिल्लाया और जियाओ यी की नजर थोड़ी अपनी ओर खींची, जिससे उसे मौका मिल गया। छोटे बेकार, जाओ मर जाओ। जियाओ रूहान उदास होकर मुस्कुराया। वो यूं के आने का समय बहुत अचानक था और उसे लगा कि जियाओ यी पक्का कोई रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इस समय वो यूं अजगर ने अपना खून का कटोरा खोल दिया था, जियाओ यी से बस कुछ मीटर दूर, और अगले ही सेकंड में जियाओ यी को अपने पेट में निगल सकता था। जियाओ यी, मर जाओ। मेरे फायर क्लाउड अजगर द्वारा निगले जाने पर तुम सांप के पेट में जल जाओगे और आखिर में एक चुटकी सफेद पाउडर में बदल जाओगे और बुरी तरह मरोगे। हा हा हा। जियाओ रूहान को अपनी जीत का पल दिख गया था। हम जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। यह सच में एक खतरनाक पिता और बेटा है। फायर क्लाउड पाइथन के हमले का सामना करते हुए जियाओ यी डरा नहीं और जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, एक बाघ का पंजा दिखाते हुए, और शेको को पकड़ लिया। बाघ के आकार के आशीर्वाद की शक्ति से जियाओ यी ने हुओयुन पाइथन बुहुन को फिर से तोड़ने की योजना बनाई। हालांकि जब उसने हुओयुनमेंग की ठंडी नजर देखी तो वह अचानक बेहोश हो गया। नहीं, वह हुओयुनमेंग की नजर है, ये सावधान रहना। तीनों बुजुर्ग चिंता से चिल्लाए। नीचे के लोगों ने भी इस अजीब बात का पता लगाया और कहा, क्या यह फायर क्लाउड पाइथन मार्शल स्पिरिट का टैलेंट है? सांप की आंखों की ठंडक घूरते हुए व्यक्ति को वहीं जमा देने के लिए काफी है, जिससे वह हिल भी नहीं सकता। वह एक जादुई चीज है जिसके अनगिनत इस्तेमाल हैं, जो मार्शल आर्टिस्ट को कई तरह की काबिलियत देती है। जंगली आग वाली गाय की तरह यह योद्धा को आग पर कंट्रोल और ताकत देती है। आग वाला भेड़िया मार्शल आत्मा को आग पर कंट्रोल और स्पीड देता है। और यह फायर क्लाउड पाइथन और भी ज्यादा ताकतवर है। आग को कंट्रोल करने की इसकी काबिलियत के अलावा सबसे ताकतवर चीज इसकी आंखें हैं, जो बहुत ठंडी हैं और इतनी ठंडी हैं कि दुश्मन उसकी नजर में कांप जाए और बहुत ज्यादा घबरा जाए। साथ ही यह लोगों को ऐसा महसूस कराती है जैसे बर्फ का तहखाना ठंडा हो गया हो और वे हिल भी न पाए। इसी तरह के कंपटीशन में मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह के पाइथन की नजर के सामने कोई रुकावट नहीं आएगी। ओ यून पाइथन, जाओ और उस छोटे से कचरे को निगल जाओ। जियाओ रूहान जोर से हंसा। बुजुर्गों की टेबल पर दूसरे बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं। अब एक्शन लेने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वह कोई चाल चलने वाला था, वह अचानक रुक गया और उसका शांत चेहरा हैरान रह गया। मैंने देखा कि कंपटीशन स्टेज पर जियाओ यी एक पल में नॉर्मल हो गया और उसने हुओयुन पाइथन को पूरी पकड़ से अपने हाथों में जकड़ लिया। कितनी घटिया टेक्निक है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जियाओ यी ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और फिर जियाओ रूहान पर फिर से जोरदार हमला किया। हुओयुन पाइथन की नजर साफ साफ कहें तो दुश्मन को डराकर गिराने का बस एक जिया थी, और जियाओ यी के सामने यह तरीका कुछ भी कहने लायक नहीं था। कितनी भी ठंड और तेज पाला हो, कितना भी डरावना डर हो, वह पत्थर जैसे मजबूत दिल का मुकाबला नहीं कर सकता। सोकॉल्ड ठंड और सोकॉल्ड डर जियाओ यी के लिए कुछ और नहीं, एक लेजेंड जिसने कभी खूनी दुनिया पर कब्जा किया था। बुजुर्गों की टेबल पर दूसरे बुजुर्ग ने कहा, अच्छा लड़का, इतने मजबूत और स्थिर दिल के साथ
मन में अभी की अपनी साधना की प्रतिभा के साथ वह भविष्य में निश्चित रूप से प्रसिद्ध आंदोलन की तरफ से एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। मार्शल आर्ट्स स्टेज पर जियाओ यी एक मजबूत हत्या के इरादे के साथ उभरा, अभी भी मार रहा था। बेशक उसके पास जियाओ रूहान को मारने की ताकत थी और जियाओ रूहान निश्चित रूप से उसके सिर पर एक मुक्का लगने से मर जाएगा, लेकिन वह बेहतर जानता था कि स्टेज पर एक रेफरी देख रहा था और बड़ों की सीट पर 9 बुजुर्ग खेल देख रहे थे। जन्मजात बुजुर्ग की गति और ताकत के साथ जियाओ रूहान को निश्चित रूप से आसानी से बचाया जा सकता है जब वह एक घातक मुक्का मारता है। इसलिए वह हत्यारे पर हमला नहीं कर सका, वह केवल छाती, पेट और अन्य अंगों पर इस तरह लगातार हमला कर सकता था। बेशक भले ही जियाओ रूहान मर न सके, उसकी चोटें और भी बदतर होती जाएंगी। पहले उसके शरीर की हड्डियों को गंभीर चोट लगी और फिर उसके मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गए। अगर यह जारी रहा तो जियाओ रूहान न तो मरेगा और न ही विकलांग होगा। जियाओ यी स्वाभाविक रूप से निपटने में नरम दिल नहीं होगा जियाओ रूहान जैसे विलेन के साथ। पांचवां एल्डर बेवकूफ नहीं है। उसने जियाओ यी का प्लान देखा और तुरंत कहा, दूसरे एल्डर, मुकाबला खत्म हो जाना चाहिए। अगर जियाओ यी ऐसे ही लड़ता रहा तो रूहान को ऐसी चोटें लगेंगी जो ठीक नहीं हो सकती। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और मुकाबला खत्म होने का ऐलान करने की तैयारी कर रहा था। जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं, एक और मुक्का तो एक मुक्का ही होता है। जियाओ यी ने फिर से मुक्का मारने और डेंटियन की तरफ जोर से मारने का प्लान बनाया, कम से कम इतना कि जियाओ रूहान 1.5 साल तक बिस्तर से उठ न पाए। कहीं ऐसा न हो कि यह चालाक आदमी फिर से अपनी गलती मान ले। इसी समय एक आग जैसी लाल चीज बहुत तेजी से मुकाबले के स्टेज पर कूदी। उस चीज ने जियाओ यी की मुट्ठी पकड़ी और जियाओ रूहान को बचाया। बूम! फिर उस चीज ने जियाओ यी को एक मुक्के से उड़ा दिया, जबकि जियाओ यी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उस जियाओ यी के मुंह से खून बहने लगा। बहुत मजबूत जियाओ यी चुपचाप खड़ा रहा, मेहमान को ठंडी नजरों से घूरता रहा। कबीले के लोग भी हैरान रह गए और जब उन्होंने देखा तो उनके हाव भाव बदल गए। लाल सिलहूट, यह जियाओ रुओकांग है, जियाओ रूहान का भाई और 5 बड़ों का बेटा। मैंने सुना है कि जियाओ रुओकांग का टैलेंट जियाओ रूहान से ज्यादा मजबूत है और वह कम उम्र में ही प्रोफाउंड फायर क्लैन में शामिल हो गया है। वह अचानक जियाओ परिवार में वापस क्यों आ गया? बुजुर्ग की सीट पर 5वें बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए चुपके से कहा, अगर तुम पागल हो तो तुम आखिरकार वापस आ ही गए। हम छोटे बदमाश, क्या तुम ब्लॉकबस्टर बनने का प्लान बना रहे हो? बूढ़ा आदमी आज तुम्हें बता देगा कि तुम बूढ़े आदमी के हाथों में सिर्फ एक चींटी हो। मैं तुम्हें चुटकी काटकर मार सकता हूँ। चैप्टर 24 थांग लॉन्ग। भाई, मेरा बदला लो और उसे खत्म कर दो। जियाओ रूहान कमजोरी से जियाओ रुओकांग पर झुक गया और थोड़ी नाराजगी के बाद वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। रूहान अपने छोटे भाई को इतना दुखी देखकर जियाओ रुओकांग को अचानक गुस्सा आया और उसने जियाओ यी को जान से मारने के इरादे से देखा। चिंता मत करो, मैं उसे मार डालूंगा। जियाओ रुओ, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत घमंडी और अकड़ू है। अचानक आकर जियाओ यी को मुक्का मारने से लेकर उसने अब जियाओ यी को जान से मारने की धमकी भी दी है। बेशक उसमें पागलपन की काबिलियत भी है। जियाओ रुओकांग, जो इस साल सिर्फ 20 साल का है, पहले से ही प्रोफाउंड फायर सेक्ट के 6 सीधे शिष्यों में से एक है। बहुत बढ़िया टैलेंट और सफल साधना। इसके अलावा उसके पिता जियाओ परिवार के 5वें बड़े हैं। यह कहा जा सकता है कि उसकी 2 पहचानों ने उसे ज्यून शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। जुआन हुओमेन की बात करें तो यह ज्यून सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। ताकत के मामले में यह ज्यून सिटी के 3 बड़े परिवारों जितना ही मशहूर है। दरवाजे के मालिक और बड़ों से लेकर आम शिष्यों तक वे जियाओ परिवार से कम नहीं है। इसके अलावा जियाओ रो क्वांगगुई मास्टर का शिष्य है और परिवार के सबसे मजबूत जीनियस लोगों में से एक है और भविष्य में उसके अगले मास्टर बनने की बहुत संभावना है। इस समय बड़ों की बेंच पर बैठे 3 बड़ों ने पूछा, जियाओ रुओकांग, तुम बहुत समय से जियाओ के घर नहीं लौटे हो, इस बार वापस आने पर क्या बात है? जियाओ रुओकांग जाने माने हैं और तीसरे बड़े जियाओ परिवार के एक्टिंग हेड हैं, इसलिए साफ साफ पूछना स्वाभाविक है। जियाओ रुओकांग हाथ में हाथ डाले खड़ा हुआ और जोर से बोला, तीसरे एल्डर की वजह से मैंने सुना है कि परिवार में एक बहुत बड़ा जीनियस आया है। रुओकांग इस बार वापस आया है, बस यह देखना चाहता हूं कि यह जीनियस कितने पैसे का है। तुम्हारा क्या मतलब है? तीसरे एल्डर जियाओ झो ने मुंह बनाकर पूछा। नेचुरली जियाओ यी को चैलेंज करो, उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। अगर मैं अपने हाथों की सारी तरकीबें नहीं संभाल सकता तो इस तरह का कचरा जियाओ परिवार का यंग पैट्रियार्क कैसे कहला सकता है? जियाओ रुओकांग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसने जियाओ यी को देखा, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। जियाओ यी को चैलेंज करो, कबीले में तुरंत हंगामा मच गया। जियाओ रुओकांग की पहचान थोड़ी खास है। हालांकि वह जियाओ परिवार का बच्चा है, लेकिन उसने कई साल पहले जियाओ परिवार छोड़ दिया था और प्रोफाउंड फायर सेक्ट में शामिल हो गया था। इसलिए भविष्य में जियाओ रुओकांग की कामयाबी चाहे जो भी हो, वह सिर्फ जियाओ परिवार के बच्चे का नाम ही रख सकता है, लेकिन जियाओ परिवार में कोई अहम पद संभालना नामुमकिन है। आखिरकार ज्यून शहर के अंदर और बाहर की ताकतें एक दूसरे से कुछ हद तक लड़ रही हैं। इस समय 5 बुजुर्ग यह देखकर तुरंत खड़े हो गए और लोगों से कहा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर मेरा बेटा इस बार पागल होकर वापस आता है तो इसका कोई और मतलब नहीं है। उसे बस मेरे पिता की याद आती है और वह परिवार का सदस्य भी बनना चाहता है। कुछ मत करो, वह इस घटना के बाद जुआन हुओमेन वापस चला जाएगा। बगल में खड़े 3 बुजुर्गों ने तुरंत मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि उन्होंने जो कहा वह परिवार के लिए अच्छा था, लेकिन असल में वे सिर्फ मार्शल आर्ट्स स्टेज में जियाओ यी को हराना चाहते थे। कोई हैरानी नहीं कि 5 बुजुर्गों ने इंस्पेक्शन की तारीख 3 दिन बाद तय की थी, क्योंकि वे समय में देरी करना चाहते थे और जियाओ रुओकांग के वापस आने का इंतजार करना चाहते थे ताकि जियाओ रूहान के लिए मोमेंटम बन सके। चाहे जियाओ रूहान चैलेंज में जियाओ यी को हरा पाए, जियाओ रुओकांग एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये क्या तुम चैलेंज स्वीकार करने को तैयार हो? तीनों बड़ों ने बियावो के स्टेज पर जियाओ यी से पूछा और साथ ही कहा, जियाओ रुओकांग अब जुआन हो सेक्ट का शिष्य है और उसे परिवार के जरूरी मामलों को संभालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें मना करने का अधिकार है। तीनों बड़ों का मतलब बहुत साफ था और वे चाहते थे कि जियाओ यी मना कर दे। बेशक 5वें बड़े ऐसा नहीं होने देंगे और तुरंत कहा, जियाओ यी, चाहे तुम्हें यंग पैट्रियार्क बनने की काबिलियत हो या न हो, लेकिन जियाओ परिवार के बच्चे के तौर पर चुनौतियों का सामना करते हुए तुम इतने बेरहम और पीछे हट रहे हो। कॉम्पिटिशन स्टेज पर जियाओ यी ने मन ही मन मजाक उड़ाया। इस बारे में बात करते हुए, हालांकि 5 बड़े चालाक और खतरनाक हैं, वे वाकई जिंदगी के लिए अच्छे हैं। दोनों बेटे जीनियस योद्धा हैं। छोटा बेटा जियाओ परिवार की नई पीढ़ी में सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा बेटा जुआन हो सेक्ट के गुरु का शिष्य है। अफसोस की बात है कि दोनों बेटों में से कोई भी अच्छा नहीं है, वे दोनों ही खतरनाक और चालाक हैं।
लेकिन तुम चाहे जैसे भी शुआंगजी हो, अगर तुम खुद को उकसाने की हिम्मत करोगे तो तुम फिर भी हार जाओगे। जियाओ यी ने जोर से कहा, मैं लड़ूंगा। बात करते हुए जियाओ यी ने जियाओ रुओकांग को ठंडेपन से देखा और कहा, अभी का मुक्का तुम्हें यूं ही नहीं मार सकता। बड़ी सीट पर तीसरे बड़े को चिंता हुई और उसने जोर से अपनी जांघ थपथपाई। ओह, ये बहुत ज्यादा जल्दबाज है। पांचवें बड़े ने हंसते हुए चुपके से कहा, हाँ तुम जवान हो और जोरदार, छोटी सी बर्बादी, तुम मर चुके हो। कंपटीशन के स्टेज पर रेफरी ने यह देखा और कहा, चूंकि जियाओ यी लड़ रही है इसलिए कंपटीशन कभी भी शुरू हो सकता है। क्या तुम दोनों तैयार हो? जरूर, जियाओ यी ने सिर हिलाया। क्या मुझे बर्बादी से निपटने के लिए तैयारी करने की जरूरत है? जियाओ रुओकांग ने नफरत से कहा। चाहे जियाओ रूहान चैलेंज में जियाओ यी को हरा पाए, जियाओ रुओकांग एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये क्या तुम चैलेंज स्वीकार करने को तैयार हो? तीनों बड़ों ने बियावो के स्टेज पर जियाओ यी से पूछा और साथ ही कहा, जियाओ रुओकांग अब जुआन हो सेट का शिष्य है और उसे परिवार के जरूरी मामलों को संभालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें मना करने का अधिकार है। तीनों बड़ों का मतलब बहुत साफ था और वे चाहते थे कि जियाओ यी मना कर दे। बेशक पांचवें बड़े ऐसा नहीं होने देंगे और तुरंत कहा, जियाओ यी, चाहे तुम्हें यंग पैट्रियार्क बनने की काबिलियत हो या न हो, लेकिन जियाओ परिवार के बच्चे के तौर पर चुनौतियों का सामना करते हुए तुम इतने बेरहम और पीछे हट रहे हो। कंपटीशन स्टेज पर जियाओ यी ने मन ही मन मजाक उड़ाया। इस बारे में बात करते हुए, हालांकि पांचों बड़े चालाक और खतरनाक हैं, वे वाकई जिंदगी के लिए अच्छे हैं। दोनों बेटे जीनियस योद्धा हैं। छोटा बेटा जियाओ परिवार की नई पीढ़ी में सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा बेटा जुआन हो सेट के गुरु का शिष्य है। अफसोस की बात है कि दोनों बेटों में से कोई भी अच्छा नहीं है, वे दोनों ही खतरनाक और चालाक हैं। लेकिन तुम चाहे जैसे भी शुआंगजी हो, अगर तुम खुद को उकसाने की हिम्मत करोगे तो तुम फिर भी हार जाओगे। जियाओ यी ने जोर से कहा, मैं लड़ूंगा। बात करते हुए जियाओ यी ने जियाओ रुओकांग को ठंडेपन से देखा और कहा, अभी का मुक्का तुम्हें यूं ही नहीं मार सकता। बड़ी सीट पर तीसरे बड़े को चिंता हुई और उसने जोर से अपनी जांघ थपथपाई। ओह, ये बहुत ज्यादा जल्दबाज है। पांचवें बड़े ने हंसते हुए चुपके से कहा, हाँ तुम जवान हो और जोरदार, छोटी सी बर्बादी, तुम मर चुके हो। कंपटीशन के स्टेज पर रेफरी ने यह देखा और कहा, चूंकि जियाओ यी लड़ रही है इसलिए कंपटीशन कभी भी शुरू हो सकता है। क्या तुम दोनों तैयार हो? जरूर, जियाओ यी ने सिर हिलाया। क्या मुझे बर्बादी से निपटने के लिए तैयारी करने की जरूरत है? जियाओ रुओकांग ने नफरत से कहा। नीचे सभी लोगों ने आह भरी। अरे, जियाओ यी ने हारने का पक्का इरादा कर लिया है ना? मैंने सुना है कि जियाओ रुओकांग प्रोफाउंड हो सेक्ट मास्टर के 6 प्रो डिसाइपल में से एक है जो बहुत पावरफुल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि वह परसों पहले लेवल पर पहुंच गया था और प्रोफाउंड फायर सेक्ट ने भी उसकी जीनियस होने की तारीफ की थी। असल में कबीले के लोगों को जियाओ रुओकांग से सर्दी नहीं लगी। एक तो उन्हें उसका घमंड पसंद नहीं था, दूसरा वह जियाओ परिवार का मेन डिसाइपल नहीं था, इसलिए उन्हें उम्मीद भी थी कि जियाओ यी जीत सकता है। लेकिन जियाओ यी ने पहले ही इंपल्सिवली चैलेंज कर दिया है। वह कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वह एक्वायर्ड रेन को नहीं हरा सकता। हालांकि मॉर्टल रेन के 9वें लेवल और एक्वायर्ड रेन के पहले लेवल के बीच सिर्फ एक लेवल का फर्क है, यह बड़े रेन में गैप है और उनके बीच की ताकतें और भी ज्यादा हैं। कंपटीशन स्टेज पर जब रेफरी ने कंपटीशन शुरू होने का अनाउंसमेंट किया तो उनमें से कोई भी नहीं हिल गया। जियाओ रुओ को घमंड की आदत हो गई थी और उसने जियाओ यी की तरफ उंगली उठाकर उकसाते हुए कहा, तुम बहुत कमजोर हो, तुम मुझे पहले एक्शन लेने देने के लायक नहीं हो। जियाओ यी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो, लेकिन मेरे सामने तुम इतने पागल नहीं हो। 1 मिनट के लिए अगर मैं तुम्हें 1 मिनट में नहीं हरा पाया, जब मैं हार गया। गुस्से में, बिना शर्म के बोलो। जियाओ रुओकांग और 5वें एल्डर ने एक ही समय में गाया। यहाँ तक कि दूसरे एल्डर, जिनकी जियाओ यी के बारे में हमेशा अच्छी सोच थी, ने भी अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, इस बच्चे की मैंने पहले भी इसके तेज दिमाग की तारीफ की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जल्दबाज और घमंडी इंसान होगा। अफसोस, कितने अफसोस की बात है। नीचे सभी लोगों ने आह भरी। अरे, जियाओ यी ने हारने का पक्का इरादा कर लिया है ना? मैंने सुना है कि जियाओ रुओकांग प्रोफाउंड हो सेक्ट मास्टर के 6 प्रो डिसाइपल में से एक है जो बहुत पावरफुल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि वह परसों पहले लेवल पर पहुंच गया था और प्रोफाउंड फायर सेक्ट ने भी उसकी जीनियस होने की तारीफ की थी। असल में कबीले के लोगों को जियाओ रुओकांग से सर्दी नहीं लगी। एक तो उन्हें उसका घमंड पसंद नहीं था, दूसरा वह जियाओ परिवार का मेन डिसाइपल नहीं था, इसलिए उन्हें उम्मीद भी थी कि जियाओ यी जीत सकता है। लेकिन जियाओ यी ने पहले ही इंपल्सिवली चैलेंज कर दिया है। वह कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वह एक्वायर्ड रेन को नहीं हरा सकता। हालांकि मॉर्टल रेन के 9वें लेवल और एक्वायर्ड रेन के पहले लेवल के बीच सिर्फ एक लेवल का फर्क है, यह बड़े रेन में गैप है और उनके बीच की ताकतें और भी ज्यादा हैं। कंपटीशन स्टेज पर जब रेफरी ने कंपटीशन शुरू होने का अनाउंसमेंट किया तो उनमें से कोई भी नहीं हिल गया। जियाओ रुओ को घमंड की आदत हो गई थी और उसने जियाओ यी की तरफ उंगली उठाकर उकसाते हुए कहा, तुम बहुत कमजोर हो, तुम मुझे पहले एक्शन लेने देने के लायक नहीं हो। जियाओ यी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम पागल हो, लेकिन मेरे सामने तुम इतने पागल नहीं हो। 1 मिनट के लिए अगर मैं तुम्हें 1 मिनट में नहीं हरा पाया, जब मैं हार गया। गुस्से में, बिना शर्म के बोलो। जियाओ रुओकांग और 5वें एल्डर ने एक ही समय में गाया। यहाँ तक कि दूसरे एल्डर, जिनकी जियाओ यी के बारे में हमेशा अच्छी सोच थी, ने भी अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया, इस बच्चे की मैंने पहले भी इसके तेज दिमाग की तारीफ की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना जल्दबाज और घमंडी इंसान होगा। अफसोस, कितने अफसोस की बात है। उसने बोलना खत्म भी नहीं किया था, लेकिन इस अफसोस के बाद के 3 शब्द अचानक उसके गले में अटक गए। क्योंकि कंपटीशन स्टेज पर जियाओ यी का मोमेंटम बहुत बढ़ गया है और यह एक डरावना माहौल है। क्यों, क्या हो रहा है? दूसरा एल्डर हैरान रह गया और खुद से बुदबुदाया, यह बच्चा, इसका मोमेंटम अचानक कैसे बढ़ गया और उसका कल्टीवेशन लेवल कैसे बढ़ गया? मार्शल आर्ट्स स्टेज पर जियाओ यी का मोमेंटम तेजी से बढ़ा। उसने जियाओ रुओकांग को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, सुनो, तुम प्रोफाउंड फायर सेक्ट पर गुस्सा हो सकते हो, लेकिन जियाओ फैमिली, अब तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम पागल हो जाओ। अभी मैं चाहता हूं कि तुम उस मुक्के का 10 गुना जवाब दो। थांग लोंग, जियाओ यी चिल्लाया और फिर जियाओ रुओकांग की ओर बढ़ा। हाँ, जियाओ यी ने 5 जिंगई में से सबसे मजबूत रूप शेंगलों का इस्तेमाल किया। यह जिंगई क्वान का सार है और यह एक गहरा मार्शल आर्ट है। यह हमला करने का तरीका नहीं है, बल्कि बेस में थोड़े समय के लिए सुधार पाने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत से पूरे शरीर में मेरिडियन को जबरदस्ती खोलने का एक तरीका है। चीनी मार्शल आर्ट बहुत बड़ा और गहरा है। अफवाह है कि एक तरह का उभरता हुआ ड्रैगन अपने पीक पर पहुंच सकता है और वह ड्रैगन जितना ताकतवर भी हो सकता है। बेशक जियाओ यी के पास अभी भी स्किल नहीं है और वह ऐसा नहीं कर सकता,
लेकिन जियाओ रोकांग से निपटने के लिए भले ही थांगलोंग स्टाइल की सिर्फ 1% ताकत का इस्तेमाल किया गया हो, वह उसे आसानी से हराने के लिए काफी था। एक झटके के साथ जियाओ यी अपनी जगह पर गायब हो गया। कितनी तेज स्पीड है! जियाओ रोकांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर यकीन नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता है कि छोटा सा कचरा मौत की दुनिया की सिर्फ 9वीं लेयर है, इसकी स्पीड मेरी पहली लेयर से भी ज्यादा तेज कैसे हो सकती है, यहाँ तक कि मेरी आंखों से भी ज्यादा पकड़ने की स्पीड। एक धमाके के साथ जब जियाओ रोकांग ने रिएक्ट किया तो जियाओ यी ने पहले ही उसकी पीठ पर एक मुक्का मार दिया था। पफ! जियाओ रो ने जोर से मुंह में खून उगल दिया। यिज़होंग का ताकतवर शरीर जियाओ यी के मुक्के को रोक नहीं सका। एक और धमाके के साथ जियाओ यी ने अचानक जियाओ रो को पागलों की तरह लात मारी। जियाओ रोकांग को चुपके से चोट लगी थी, लेकिन वह बीमार नहीं था और वह हवा में उछल गया। फुस! जियाओ यी फिर गायब हो गया। जब वह दिखाई दिया तो जियाओ रोकांग पहले से ही उसके बगल में हवा में था। मेरे लिए उतरो! जियाओ यी ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारा। पफ! जियाओ रोकांग ने फिर से खून उगला, जैसे कोई टूटी हुई पतंग जो सीधे जमीन पर गिर गई हो, एक बड़े छेद से जमीन को तोड़ते हुए आसमान में धूल उड़ा रही हो। फुस! जियाओ यी फिर गायब हो गया और जमीन पर गिर गया। आसमान में धूल ने सबकी नजरें चुरा लीं, लेकिन अंदर से लगातार धमाके, धमाके और धमाके हो रहे थे। कबीले के लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं थी, वे पहले से ही अंदाजा लगा सकते थे कि अंदर क्या हुआ होगा। यह बिल्कुल जियाओ रोकांग के साथ बुरा बर्ताव था। कुछ सेकंड बाद जब धूल गिरी तो सब लोग अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। जियाओ रोकांग शर्म से गड्ढे में फंसी हुई थी, खून से लथपथ थी, जबकि जियाओ यी मुक्के मार रही थी। पिताजी, मेरी मदद कीजिए! जियाओ रोकांग विरोध नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह सिर्फ गुस्से में मदद के लिए पुकार सकता था। अगर यह रफ्तार जारी रही तो शायद 1 मिनट से भी कम समय में जियाओ रोकांग को पीट-पीट कर मार डाला जाएगा। कबीले के लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। कौन सोच सकता था कि एक्वायर्ड दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट को एक 16 साल के लड़के ने आसानी से और बुरी तरह पीटा होगा। अभी जियाओ रोकांग, जो अभी भी बहुत गुस्से में और घमंडी था, इस समय इतनी बुरी तरह पीटा गया था। बेशक लोगों ने चुपके से तालियां बजाईं। बड़ों की टेबल पर बैठे 5 बड़ों को भी यह अविश्वसनीय लगा। वह चाहते थे कि जियाओ रोकांग जियाओ यी को सिखाने के लिए वापस आए, अगर हो सका तो वह चुपके से जियाओ यी को मार डालेगा। कौन सोच सकता था कि उसका जहरीला प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन जियाओ रोकांग को जियाओ यी ने लगभग छोड़ ही दिया था। क्लाइंट जियाओ रोकांग भी रो रो कर रो रहा था। अचानक वह एक्वायर्ड दायरे में पहुंच गया और बड़ी ताकत के साथ परिवार के पास लौट आया। इससे पहले कि वह कुछ देर के लिए घमंडी होता, उसे तुरंत बहुत बुरी तरह से साफ कर दिया गया। यह पागलपन है। 5वें एल्डर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और तुरंत रेफरी पर चिल्लाए, कॉन्टेस्ट तुरंत खत्म करो। साइड में बैठे तीसरे एल्डर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अभी 1 मिनट बाकी है। 5वें एल्डर इतने अनकंफर्टेबल हैं। चैप्टर 25 मैं भी एक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट हूँ। फुस! कॉम्पिटिशन स्टेज पर एक फिगर अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो जियाओ यी, जो जियाओ रोकांग को बुरी तरह पीट रहा था, काबू में था। वह फिगर रेफरी है, परिवार का सबसे ताकतवर डीकन, मिले हुए दायरे में 9 लेवल वाला मार्शल आर्टिस्ट, और उसका रुतबा परिवार के बड़े के बाद दूसरे नंबर पर है। जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं और उसे अपने कसकर पकड़े हुए हाथों में बेबसी का एहसास हुआ। क्या यह हाउटियन दायरे के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है? यह सच में बहुत ताकतवर है। जियाओ यी मन ही मन हैरान था। जियाओ यी का दायरा मौत के दायरे का सिर्फ 9वां लेवल है। थांग लॉन की बेहतर ताकत के साथ भी वह मिली हुई लड़ाई की ताकत के दूसरे या तीसरे लेवल तक मुश्किल से पहुंच पाता है। जाहिर है रेफरी खुद को रोक नहीं पाता। थांग लॉन एक ऐसा मूव है जो कुछ समय के लिए कल्टीवेशन को बहुत बेहतर बनाता है, लेकिन अब उसके शरीर में थोड़ी सी क्यूई होने की वजह से वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। समय के साथ जब वह थांग लॉन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा तो उसकी लड़ने की ताकत जरूर एक डरावने लेवल पर पहुंच जाएगी। शियाओ यी हैरान रह गया। जैसा कि सब जानते हैं, रेफरी के चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी। अच्छा लड़का, इतनी मजबूत हाथ की ताकत, 9 लेयर्स जैसी मामूली दुनिया में भी इतनी ताकत है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सालों में इस इंसान के सामने पड़ा कचरा बस अपनी ताकत छिपा रहा हो और आसमान में उड़ने का इंतजार कर रहा हो? रेफरी मन ही मन हैरान था, लेकिन फिर से हैरान था। अचानक रेफरी के दिल में अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने मन ही मन कहा, हाँ, उस समय पैट्रियार्क कितने कमाल के थे, उनका बेटा इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? शायद शियाओ यी हमेशा से जीनियस रहा हो, लेकिन परिवार ने इतने सालों में उसकी बहुत कम परवाह की है। इसके बारे में सोचने के बाद रेफरी ने फुसफुसाते हुए कहा, शियाओ यी, मुकाबला खत्म हो गया है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। इस समय जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था और गड्ढे में एक दुखी जियाओ रोकांग था और उसका पूरा शरीर घायल था। जो मुंह और चेहरा पहले पागल था, अब उसकी नाक और चेहरा सूज गया था, सुअर के सिर जैसा। पहले घमंडी बातों से भरा हुआ, इस समय वह सिर्फ दर्द सह सकता था और दांत पीस रहा था। इस समय 5वें एल्डर कंपटीशन स्टेज पर आकर उसकी मदद करने का इंतजार नहीं कर सके। 3 एल्डर अपनी सीट पर खड़े हो गए और गर्व से बोले, जियाओ यी ने जियाओ रोकांग और जियाओ रोकांग को हरा दिया है और वे सब जीत गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो उसके यंग पैट्रियार्क न बन पाने पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, लोगों की आवाजें अजीब तरह से साफ थीं। जियाओ यी का टैलेंट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, मैंने इसे कभी नहीं देखा। वह सिर्फ 16 साल का है, लेकिन उसने परिवार के 2 महान जीनियस लोगों को एक के बाद एक खो दिया है। ऐसा टैलेंट साल के पैट्रियार्क से कम नहीं है। हाँ, सिर्फ 16 साल का है, लेकिन हाउटियन दायरे के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया। ऐसा जीनियस मेरा जियाओ परिवार कई सालों से नहीं दिखा। कबीले के लोगों की तारीफें खत्म नहीं होती। जियाओ यी की तरफ उनकी नजरें पूरी तरह बदल गई हैं, जैसे उन्हें पहले से ही भविष्य का जियाओ परिवार दिख रहा हो और उनके सामने इस जीनियस लड़के की लीडरशिप में वे निश्चित रूप से और ज्यादा खुशहाल बनेंगे। यानलॉन कॉन्टिनेंट में वो का सम्मान किया जाता है और सब कुछ मुट्ठी और ताकत पर आधारित है। ताकतवर लोग ही वे चीजें हैं जिनकी इस दुनिया में लोग पूजा करते हैं और उन्हें मनाते हैं। ताकतवर लोगों को काफी अधिकार और इज्जत मिल सकती है। जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। जब वह इस दुनिया में आया था तो उसने इन दिनों इस दुनिया की क्रूरता का पूरा अनुभव किया है। ताकत के बिना भले ही उसके पास यंग पैट्रियार्क का टाइटल हो, वह जमीन में कीचड़ की तरह है, कोई भी उस पर पैर रखकर उसे डरा सकता है। शोहरत और फायदे के लिए वही कबीला खुद को मौत के घाट उतारने के इरादे से दूसरों को फंसाने और यहाँ तक कि कातिलों को हायर करने में भी नहीं हिचकिचाता। भले ही दूसरे एथनिक ग्रुप के लोगों को पता हो कि बहुत सी चीजें उनके साथ गलत हो रही हैं, वे अपने लिए एक अच्छी बात नहीं कहेंगे और चुप रहेंगे। हालांकि क्रूरता के समय सब कुछ बदलने और चीजों को पलटने का एक तरीका है, वह है साधना और ताकत। ताकत और टैलेंट से सबकी राय बदल गई है और तारीफें कभी खत्म नहीं होती।
पांचों बड़ों ने कई प्लान बनाए और सबसे बड़ा बेटा जियाओ रुओकांग भी जियाओ यी को हराने के इरादे से जुआनहोमेन से जियाओ परिवार में लौट आया। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ जियाओ रुहान जियाओ परिवार का सबसे छोटा बेटा और जियाओ रुओकांग एक जीनियस जिसे लंबे समय से जियोन सिटी के नाम से जाना जाता था, दोनों ही जियाओ यी के ब्लॉकबस्टर स्टेपिंग स्टोन बन गए। अगर चैलेंज करने के लिए कोई और नहीं है तो मैं नीचे चला जाऊंगा, जियाओ यी ने हल्के से कहा और रेफरी की तरफ देखा। रेफरी ने आंखें घुमाई और चुपके से कहा, जियाओ रुओकांग जो परसों पैदा हुआ था उसे भी तुमने सुअर की तरह पीटा था जो तुम्हें चैलेंज करने आएगा। हालांकि उसने फिर भी प्यार भरे लहजे में कहा, ठीक है चलो नीचे चलते हैं। रुको, अचानक एक गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। मेरे बेटे को पागलों की तरह घायल कर दिया, क्या तुम जोर से मारना चाहते हो? यह पांचवें बड़े ने कहा। उसकी आवाज बर्फ गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। लेकिन जियाओ यी ने ध्यान से उसकी आंखों को पकड़ा, उसकी आंखें शिकार और घमंड से छिपी हुई थीं, वह तैयार लग रहा था, यहां तक कि कॉन्फिडेंट भी। यह शैतान आदमी क्या चाल चलना चाहता है? जियाओ यी ने चुपके से भौहें चढ़ाई। तीनों बड़ों ने तुरंत गहरी आवाज में कहा, स्टेज पर लड़ रहे पांचों बड़ों की आंखें नहीं हैं और यह जियाओ रुओकांग की अपनी चुनौती है, किसकी गलती है? येर की ताकत से उसे हराने के लिए उसने उसे बिना लिए सिर्फ घायल कर दिया। जिंदगी नेकी का काम है। हाँ, पांचवें बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। तीसरे बुजुर्ग, तुम्हारे कहने के मुताबिक जियाओ यी ने मेरे बेटे को घायल कर दिया, मैं उसे धन्यवाद क्यों दूं? तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो और तुम्हें रोकना नहीं है, तीसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरे बुजुर्ग के दिल में खुशी थी, पहले पांचवें बुजुर्ग ने जियाओ यी की कबाड़ चीज का इस्तेमाल करके उस पर हमला किया था और इस जगह का इस्तेमाल उसे निशाना बनाने के लिए किया था और जियाओ यी को बचाने के लिए वह पांचवें बुजुर्ग पर कम गुस्सा नहीं था। अब जियाओ यी की जियाओ रुहान और जियाओ रुओकांग से हार का सिलसिला परिवार में सभी को पता है और वह इस पर गर्व कर सकता है। कमीने, पांचवें बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाया। तीसरे बुजुर्ग, बूढ़े आदमी को तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बड़े बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग यहाँ हैं और बूढ़े आदमी में मेरे बेटे के लिए सफाई मांगने की हिम्मत है। दूसरे बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा, तुम पांचवें बुजुर्ग से क्या चाहते हो? पांचवें बुजुर्ग ने कहा, दूसरे बुजुर्ग से पूछने की हिम्मत करो, परिवार के नियमों के अनुसार अगर जियाओ परिवार के बच्चे परिवार के फार्मासिस्ट को चोट पहुंचाते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? दूसरे बुजुर्ग ने मुंह बनाया और साफ साफ कहा, परिवार का फार्मासिस्ट दिन रात कीमिया करता है, कड़ी मेहनत करता है और परिवार से खास मेहरबानी का हकदार है। परिवार में बुजुर्गों और डीकन को छोड़कर आम बच्चों को नाराज नहीं करना चाहिए। 10 उसे जियाओ परिवार से निकाल दिया जाएगा। औषधि का काम अपने आप में दुनिया का सबसे नेक पेशा है जो उसी लेवल के योद्धाओं से भी बढ़कर है। उदाहरण के लिए एक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट दुनिया के योद्धा से कहीं ज्यादा नेक होता है। जियो परिवार के फार्मासिस्टों की बात करें तो कुछ ही लोग हैं जो अभी भी परिवार के लिए दिन रात कीमिया कर रहे हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं और जियाओ परिवार में उनके अधिकार और फायदे स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही दूसरे बुजुर्ग ने बोलना खत्म किया, तीसरे बुजुर्ग ने गुस्से से पूछा, पांचवें बुजुर्ग, आपका क्या मतलब है? क्या यह? यहाँ तक कि सबसे बड़े बुजुर्ग ने, जो कुछ नहीं बोले थे और दिखावा करते हुए मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन देख रहे थे, इस समय अपनी आंखें थोड़ी खोली। बुरा नहीं, पांचों बड़ों की बातों में बहुत गर्व था। शियाओ रुओकांग, जिसे उसका सपोर्ट था, ने और भी गर्व से कहा, हाँ मैं एक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट हूँ। हालांकि मैं जुआनहोमेन का शिष्य हूँ, लेकिन यह मुझे परिवार में रहने और गोलियां रिफाइन करने से नहीं रोकता। बात करते हुए शियाओ रुओकांग ने शियाओ यी को नफरत से देखा और चुपके से कहा, छोटे बेकार, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो क्या होगा? एक फार्मासिस्ट के तौर पर मेरी पहचान तुम्हें ऊंचा चढ़ने में काफी है और तुम भी तुम्हारे साथ खेल सकते हो। मार्शल आर्ट्स स्टेज के नीचे कबीलों के लोगों में तुरंत हंगामा मच गया। क्या? शियाओ रुओकांग अभी भी फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट है? हे भगवान, भले ही वह सिर्फ ग्रेड 1 है, वह अभी 20 साल का है। उसके टैलेंट को देखते हुए भविष्य में ग्रेड 3 अल्केमिस्ट बनना नामुमकिन नहीं है ना? टस्ट भविष्य का थर्ड ग्रेड फार्मासिस्ट, यह लाखों में कुछ भी नहीं है। हाउटियन दायरे का मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट जियाओ रुओकांग सच में जियोन सिटी के सबसे अच्छे जीनियस में से एक है। फार्मासिस्ट बनने के लिए कई जरूरतें होती हैं, टैलेंट और क्वालिफिकेशन सबसे जरूरी है। यह कहा जा सकता है कि 1000 मार्शल आर्टिस्ट में से जरूरी नहीं कि एक फार्मासिस्ट हो और इसकी संभावना और भी कम है। कोई हैरानी नहीं कि कबीले के लोग इतने हैरान हैं। अचानक जियाओ रुओकांग अभी भी फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट था। जो बड़ा बुजुर्ग चुप था वह भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपनी शुरुआती 20 की उम्र में वह फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट बन गया है और उसकी काबिलियत बैलियन से ज्यादा मजबूत है। तीसरा बुजुर्ग अचानक घबरा गया और चुपके से बोला, छड़ी 80 के लिए जिम्मेदार है, नहीं, पांचवें बुजुर्गों का चालाक ग्रुप जरूर पीट कर मार डाला जाएगा। जो किया जाना चाहिए ये निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन कबीले के लोगों की हैरानी, पांचवें बुजुर्ग और जियाओ रुओकांग के मजाक के बीच तीसरे बुजुर्ग की बेचैन और परेशान आंखें। जियाओ यी ने धीरे से कहा, ओह अगर ठीक है तो मैं पहले नीचे जाऊंगा। ठीक है, तुम सुंदर बनना चाहती हो? पांचवें बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया। यहाँ आओ, जियाओ यी को बांध दो और बूढ़ा आदमी उसे सिखाएगा कि परिवार में अल्केमिस्ट का सम्मान कैसे करना है। नहीं, तीसरे बुजुर्ग को किसी बात की परवाह नहीं थी। थोड़ी देर रुकने के बाद वे तुरंत जियाओ यी के पास पहुंचे, जियाओ यी को उसके पीछे बचाते हुए। मैं देखना चाहता हूँ येर को हिलाने की हिम्मत कौन करता है। तीसरे बुजुर्ग ने ठंडी नजरों से देखा और बाहर चला गया। जियाओ यी उसकी आंखों में चुपके से हिल गया था। पांचवें बुजुर्ग ने मन ही मन मजाक उड़ाया और चुपके से कहा, तीसरे बुजुर्ग, मुझे पता है कि तुम जियाओ यी को बचाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मुझे इंसाफ नहीं पता और जियाओ यी को बचाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक्टिंग फैमिली हो। बड़े बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग बहुत घमंडी और रौबदार हैं, प्लीज मेरे बेटे के साथ इंसाफ करो। पांचवें बुजुर्ग ने जोर से कहा। माफ करना, बीच में बोलो। जियाओ यी अचानक तीसरे बुजुर्ग के पीछे से खड़ी हो गई। नीजा, तुम्हें और क्या कहना है? पांचवें बुजुर्ग ने पूछा। कुछ नहीं, जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, फैमिली को यह नहीं कहना चाहिए था कि अगर एक फार्मासिस्ट दूसरे फार्मासिस्ट को चोट पहुंचाता है तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। हाँ नहीं तो क्या? पांचों बुजुर्गों ने कहा। तुम्हारी हिम्मत अब भी इस बारे में सोचने की है? अगर तुम्हें पता है तो खड़े हो जाओ और सजा मान लो। कुछ नहीं, जियाओ यी ने पांचवें एल्डर को नफरत से देखा, फिर तीसरे एल्डर को पकड़ा और स्टेज से नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। जाओ मत, तुम्हारा क्या मतलब है? पांचवें एल्डर ने गुस्से से चिल्लाया। इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट हूँ। जियाओ यी मुस्कुराया और हल्के से कहा। हालांकि आवाज कमजोर थी, लेकिन यह एक ब्लॉकबस्टर की तरह थी जो आसानी से सबके कानों तक पहुंच गई। क्या तुम भी एक फर्स्ट ग्रेड अल्केमिस्ट हो? कबीले के लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। महान एल्डर ने तुरंत अपनी आंखें खोली और जियाओ यी को ध्यान से देखा, उम्मीद करते हुए कि उसने गलत नहीं सुना होगा।